क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, चाहे वो राजा हों, सीईओ हों या इतिहास के महान नेता, वो ऐसा क्या जानते हैं जो आप नहीं जानते? क्या ये सिर्फ मेहनत है? नहीं। क्या ये सिर्फ किस्मत है? बिल्कुल नहीं। ये है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। पावर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको दी जाती है। ये वो चीज है जिसे छीना जाता है, जिसे बनाया जाता है और जिसे संभाला जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ पावर बताने वाला हूं। ये नियम आपको भेड़ से भेड़िया बना देंगे। अगर आप अंत तक इस वीडियो में रुक गए तो मैं वादा करता हूं कि आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप अभी हैं। दुनिया आपको अलग नजर से देखेगी। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी गलती, अपने बॉस या अपने से ऊपर बैठे व्यक्ति को ये महसूस कराना कि आप उनसे ज्यादा स्मार्ट हैं। जब आप अपनी काबिलियत का बहुत ज्यादा प्रदर्शन करते हैं तो आप लोगों के मन में डर और जलन पैदा करते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हर इंसान खुद को श्रेष्ठ महसूस करना चाहता है। अगर आप अपने मास्टर को छोटा महसूस कराएंगे तो वो आपको कुचलने का रास्ता ढूंढ लेगा। उदाहरण, फ्रांस के राजा लुई 14वें के मंत्री निकोलस फुके ने राजा को इम्प्रेस करने के लिए सबसे शानदार पार्टी दी। नतीजा, राजा को असुरक्षा महसूस हुई और उसने फुके को जेल में डाल दिया। सीख, अपने मालिक को हमेशा ये महसूस होने दें कि वो सबसे ऊपर है। अपनी चमक को थोड़ा छुपा कर रखें जब तक कि आप खुद राजा बनने के काबिल न हो जाएं। दुनिया के सबसे खतरनाक खेल में आपका स्वागत है, सत्ता का खेल। इस खेल का पहला नियम इतना शक्तिशाली है कि अगर आप इसे समझ लें तो आप अपनी तरक्की के रास्ते खोल लेंगे। लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो आप अपनी पूरी मेहनत को एक पल में राख होते देखेंगे। नियम नंबर 1, अपने मास्टर यानी अपने गुरु या बॉस से कभी भी ज्यादा चमकने की कोशिश ना करें। ये सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब लगे। आप सोच रहे होंगे, अगर मैं अपनी काबिलियत नहीं दिखाऊंगा तो मुझे तरक्की कैसे मिलेगी? लेकिन यहीं पर 99% लोग गलती कर बैठते हैं। सत्ता का मनोविज्ञान कहता है कि हर इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंदर से असुरक्षित होता है। जब आप अपनी प्रतिभा का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन करते हैं तो आप अपने सीनियर के मन में सम्मान नहीं बल्कि डर और जलन पैदा करते हैं। इतिहास की एक भयानक गलती, निकोलस फुके की कहानी। इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें एक ऐसी मिसाल मिलती है जो इस नियम को पूरी तरह साबित करती है। बात 17वीं सदी के फ्रांस की है। राजा लुई 14वें शासन कर रहे थे। उनके वित्त मंत्री थे निकोलस फुके। फुके एक बेहद बुद्धिमान, ऊर्जावान और विलासी व्यक्ति थे। उन्हें कला और भव्यता से प्यार था। जब राजा के प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई तो फुके को लगा कि अगला नंबर उनका है। उन्हें लगा कि राजा को खुश करने के लिए उन्हें अपनी ताकत और रसूख का प्रदर्शन करना चाहिए। फुके ने फ्रांस के सबसे शानदार महल वोले विकॉम्ट का निर्माण करवाया। ये महल इतना भव्य था कि राजा का अपना महल भी उसके सामने फीका लगने लगा था। फुके ने इस महल के उद्घाटन के लिए एक ऐसी पार्टी रखी जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थी। दुनिया के सबसे बेहतरीन रसोइये बुलाए गए, शानदार आतिशबाजी हुई और संगीत का ऐसा जलवा बिखेरा गया कि हर कोई दंग रह गया। फुके का मकसद क्या था? वो राजा को दिखाना चाहते थे कि महाराज, मैं कितना काबिल हूं, मैं आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन राजा लुई 14वें के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उस रात राजा ने महसूस किया कि उनके अपने मंत्री की चमक उनसे ज्यादा है। मेहमान फुके की तारीफ कर रहे थे, ना कि राजा की। राजा को लगा कि फुके न सिर्फ ज्यादा अमीर हैं बल्कि वो ज्यादा लोकप्रिय भी हैं। अगली ही सुबह राजा ने फुके को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। उन पर राजकोष की चोरी का झूठा आरोप लगाया गया और फुके को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। फुके ने अपनी जिंदगी के आखिरी 20 साल जेल की एक अंधेरी कोठरी में बिताए। सीख, फुके ने राजा को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की थी। वो तो बस राजा को इम्प्रेस करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने अनजाने में राजा के ईगो को चोट पहुंचाई। उन्होंने मास्टर से ज्यादा चमकने की गलती की। मनोविज्ञान क्या कहता है? इंसानी स्वभाव की एक कड़वी सच्चाई ये है कि हम दूसरों की सफलता से तब तक खुश होते हैं जब तक वो हमसे नीचे या हमारे बराबर हों। लेकिन जैसे ही कोई हमसे आगे निकलने लगता है, हमारे अंदर का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग जाता है। जब आप अपने बॉस या मास्टर के सामने अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करते हैं तो आप अनजाने में उन्हें ये संदेश दे रहे होते हैं कि मैं आपसे बेहतर हूं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। सत्ता में बैठे लोग सूरज की तरह होते हैं। सूरज रोशनी देता है, लेकिन कोई भी ग्रह सूरज से ज्यादा चमकने की कोशिश नहीं करता। अगर कोई तारा सूरज से ज्यादा चमकने लगे तो सूरज की सत्ता खतरे में पड़ जाती है।
आपके मास्टर को यह महसूस होना चाहिए कि वो आसमान के सबसे चमकते सितारे हैं और आप सिर्फ उनकी रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। गैलीलियो की बुद्धिमानी, नियम का सही इस्तेमाल। अब बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने इस नियम का इस्तेमाल अपनी जान बचाने और तरक्की पाने के लिए किया। महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो को अपनी रिसर्च के लिए पैसों की जरूरत थी। उस समय इटली में मेडिची परिवार का शासन था। गैलीलियो ने बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज की थी। अब वो चाहते तो इसका पूरा क्रेडिट खुद ले सकते थे और अपनी महानता का ढिंढोरा पीट सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो सत्ता में बैठे लोग उनसे जलेंगे। उन्होंने एक चालाकी भरी चाल चली। उन्होंने अपनी खोज को मेडिची परिवार को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे बृहस्पति ग्रह के चारों ओर चंद्रमा घूमते हैं, वैसे ही ये 4 चंद्रमा मेडिची परिवार के 4 भाइयों का प्रतीक हैं, जो पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से रोशन कर रहे हैं। गैलीलियो ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल अपने मास्टर को बड़ा दिखाने के लिए किया। नतीजा, मेडिची परिवार बहुत खुश हुआ। उन्होंने गैलीलियो को अपना आधिकारिक शाही गणितज्ञ और दार्शनिक नियुक्त कर दिया और उन्हें जीवन भर के लिए फंडिंग दी। सीख, गैलीलियो ने अपनी चमक को मास्टर की चमक में मिला दिया, जिससे मास्टर को अपनी महिमा बढ़ती हुई महसूस हुई। आधुनिक युग में इस नियम का पालन कैसे करें? आज के कॉर्पोरेट ऑफिस, राजनीति या सोशल मीडिया की दुनिया में भी ये नियम उतना ही लागू होता है। अगर आप अपने करियर में तेजी से ऊपर जाना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। 1. क्रेडिट देना सीखें। अगर आपने कोई शानदार आइडिया दिया है और उसकी तारीफ हो रही है तो हमेशा कहें, ये सब मेरे बॉस के मार्गदर्शन की वजह से संभव हुआ। इससे आपके बॉस को असुरक्षा नहीं होगी और वो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। 2. अपनी बुद्धिमानी को थोड़ा छुपाएं। कभी भी अपने बॉस की गलती सबके सामने न सुधारें। अगर आपको पता है कि वो गलत हैं, तो उन्हें अकेले में ले जाकर बड़ी विनम्रता से सुझाव दें, जैसे कि वो आइडिया उनका ही था। 3. मास्टर को मास्टर ही रहने दें। चाहे आप उनसे ज्यादा टैलेंटेड हों, लेकिन जब तक आप उनके नीचे काम कर रहे हैं, उनकी सुपीरियॉरिटी को चुनौती न दें। उन्हें लगने दें कि वो आपसे ज्यादा अनुभवी और समझदार हैं। सत्ता का ये पहला नियम आपको कमजोर बनने के लिए नहीं कहता, बल्कि ये आपको रणनीतिक बनने की सलाह देता है। एक बार जब आप अपने गुरु या मास्टर की मदद से उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां आप खुद मास्टर बन सकें, तब आप अपनी पूरी चमक बिखेर सकते हैं। लेकिन तब तक अपनी प्रतिभा को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करें, तलवार की तरह नहीं। याद रखें, जो झुकता है वो टूटता नहीं है, और जो वक्त पर खुद को छुपाना जानता है वही अंत में राज करता है। अगर आप इस नियम को समझ गए हैं तो याद रखिए, आसमान में सिर्फ एक ही सूरज हो सकता है। अगर आप दूसरा सूरज बनने की कोशिश करेंगे तो आप जलकर राख हो जाएंगे। अगले भाग में हम बात करेंगे नियम नंबर 2 की। अपने दोस्तों पर कभी ज्यादा भरोसा न करें और दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। क्या आपने कभी शिकारी को देखा है? वो शोर मचाकर शिकार नहीं करता। अगर आप सबको बता देंगे कि आप क्या करने वाले हैं, तो लोग आपके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे। इंसानी दिमाग की एक कमजोरी है, हम जो देख सकते हैं हम उसी पर यकीन करते हैं। अगर आप लोगों को गलत दिशा दिखाएंगे तो वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि असली वार कब हुआ। एक्शनेबल स्टेप, धुआं छोड़ें। लोगों को किसी ऐसी चीज में उलझाए रखें जो आपका असली मकसद नहीं है। जब तक उन्हें समझ आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। खामोशी से अपनी चालें चलें, धमाका अपने आप शोर मचा देगा। ये रहा लॉ 2, कंसील योर इंटेंशंस पर एक विस्तृत और रोमांचक स्क्रिप्ट। ये लगभग 1000 शब्दों का गहन अवलेषण है जो आपके दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगा। कंसील योर इंटेंशंस। क्या आपने कभी शिकारी को देखा है? वो शोर मचाकर शिकार नहीं करता। अगर आप सबको बता देंगे कि आप क्या करने वाले हैं, तो लोग आपके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे। इंसानी दिमाग की एक कमजोरी है, हम जो देख सकते हैं हम उसी पर यकीन करते हैं। अगर आप लोगों को गलत दिशा दिखाएंगे तो वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि असली वार कब हुआ। रणनीति का पहला हिस्सा, धुएं की दीवार। कल्पना कीजिए कि आप एक जंगल में शिकार करने निकले हैं। क्या आप ढोल बजाकर शिकार को बताएंगे कि आप आ रहे हैं? नहीं, आप छिपेंगे, आप झाड़ियों का सहारा लेंगे और आप तब तक खामोश रहेंगे जब तक कि शिकार आपकी पहुंच में ना आ जाए। पावा गेम में भी यही होता है। अगर आप लोगों को बता देंगे कि आपका लक्ष्य क्या है तो 2 चीजें होंगी। 1, वो आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करेंगे। 2, वो अपनी रक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। असली चालाकी क्या है? असली चालाकी ये नहीं है कि आप चुप रहें, बल्कि ये है कि आप लोगों को गलत दिशा में भेज दें। उन्हें ऐसा कुछ दिखाएं जिससे उन्हें लगे कि वो आपके इरादे जानते हैं, जबकि आपका असली मकसद कुछ और ही हो। इसे कहते हैं रेड हेरिंग या भटकाने वाली चाल। एक ऐतिहासिक उदाहरण, निनोन डी लेंक्लोस की कहानी।
17वीं शताब्दी की फ्रांस की एक मशहूर महिला थी, निनोन डी लेंक्लॉस। वो इंसानी मनोविज्ञान को समझने में माहिर थी। एक बार एक जवान मार्किस उनके पास आया। वो एक सुंदर काउंटेस से प्यार करता था, लेकिन उसे जीत नहीं पा रहा था। निनोन ने उसे एक सलाह दी। अगली बार जब तुम उस महिला से मिलो तो उसे ये मत दिखाओ कि तुम उससे प्यार करते हो। इसके बजाय तुम किसी और महिला के साथ गहरी बातचीत करो। उसे ये लगना चाहिए कि तुम्हारी दिलचस्पी कहीं और है। मार्किस ने वैसा ही किया। उसने उस काउंटेस को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और दूसरी महिलाओं के साथ समय बिताया। काउंटेस, जो पहले उसे घास नहीं डाल रही थी, अब जलने लगी। उसे लगा कि मार्किस उसके हाथ से निकल रहा है। उसकी इनसिक्योरिटी ने उसे मार्किस की तरफ खींच लिया। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। निनोन ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वो कभी अपने प्यार का इजहार न करे। लेकिन एक रात भावनाओं ने बहकर मार्किस ने अपना राज खोल दिया और उस काउंटेस को बता दिया कि वो सिर्फ उसे ही चाहता था। नतीजा, जैसे ही काउंटेस को पता चला कि मार्किस उसके कंट्रोल में है, उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। उसने उसे छोड़ दिया। सीख, जैसे ही आपके इरादे जग जाहिर होते हैं, आपका आकर्षण और आपकी ताकत खत्म हो जाती है। रहस्य ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। मनोवैज्ञानिक युद्ध। लोग वही देखते हैं जो आप दिखाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हम पैटर्न के गुलाम हैं। अगर आप हमेशा एक ही तरह का व्यवहार करेंगे तो लोग आपको समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप अप्रत्याशित हो जाएं तो लोग डर जाएंगे। पावरफुल लोग झूठे लक्ष्यों का इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो लोगों के सामने अपनी कमजोरियां दिखाते हैं ताकि दुश्मन को लगे कि वो सुरक्षित है। याद रखिए, अगर आपके पास कोई गुप्त योजना है तो उसे अपने तक ही रखें। जब आप अपनी योजना साझा करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा खो देते हैं। बोलने से मिलने वाली संतुष्टि आपको उस काम को करने से रोक देती है। रणनीति का दूसरा हिस्सा, सादगी का मुखौटा। अपने इरादे छुपाने का सबसे बेहतरीन तरीका है बेहद साधारण दिखना। इतिहास के सबसे बड़े जासूस और राजनीतिज्ञ कभी भी चालाक नहीं दिखते थे। वो हमेशा सुस्त, थोड़े बेवकूफ या बहुत ही साधारण दिखते थे। क्यों? क्योंकि कोई भी एक साधारण दिखने वाले इंसान पर शक नहीं करता। अगर आप किसी मीटिंग में हैं या किसी बिजनेस डील में हैं, तो सबसे पहले दूसरों को बोलने दें, उन्हें अपनी रणनीति बताने दें, उन्हें लगने दें कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं। जब वो अपनी सारी चालें चल चुके हों, तब आप अपना असली पत्ता खोलें। बिस्मार्क, जिन्होंने जर्मनी को एक किया, इस कला के उस्ताद थे। वो अक्सर ऐसी बातें कहते थे जिससे उनके दुश्मन कंफ्यूज हो जाते थे। वो कभी नहीं बताते थे कि उनका अगला हमला कहाँ होगा। जब तक उनके विरोधियों को समझ आता, बिस्मार्क बाजी जीत चुके होते थे। आज के दौर में इसका इस्तेमाल करियर और बिजनेस। अगर आप अपनी कंपनी छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं तो चिल्लाकर सबको ना बताएं, चुपचाप अपनी तैयारी करें। जब आप इस्तीफा दें तो दुनिया को सिर्फ आपका रिजल्ट दिखना चाहिए, आपकी तैयारी नहीं। सोशल मीडिया। आज के दौर में लोग अपनी हर छोटी बड़ी योजना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डाल देते हैं। ये पावर के नजरिए से सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अपनी अगली बड़ी चाल को गुप्त रखें। लोग आपके प्रोग्रेस को न देखें, सीधे आपके सक्सेस को देखें। बातचीत। किसी भी डील में अपनी बेचैनी न दिखाएं। अगर सामने वाले को पता चल गया कि आपको इस डील की सख्त जरूरत है तो वो आपको निचोड़ लेगा। ऐसे व्यवहार करें जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सावधानी। कब ये नियम काम नहीं करता। हर नियम की एक सीमा होती है। अगर आप बहुत ज्यादा रहस्यमयी बन जाएंगे तो लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देंगे। वो आपसे डरने लगेंगे और आपसे दूरी बना लेंगे। इसका उपाय क्या है? एक ईमानदार मुखौटा पहने। कभी कभी छोटी छोटी और बेमतलब की बातों में बहुत ज्यादा ईमानदार बन जाएं। इससे लोगों को लगेगा कि आप बहुत खुले इंसान हैं। ये एक धुएं की दीवार की तरह काम करेगा, जिसके पीछे आप अपने बड़े और असली इरादों को सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखिए, सत्ता का खेल सच्चाई का नहीं बल्कि इल्यूजन का खेल है। जो इंसान अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकता, वो कभी दुनिया पर काबू नहीं रख सकता। अपने इरादों को एक गहरी खाई में छुपा कर रखें। लोगों को अंदाजा लगाने दें, उन्हें शक करने दें, उन्हें उलझने दें, और जब वो पूरी तरह से भ्रमित हों, तब अपनी ताकत का वो मुजाहरा करें कि दुनिया देखती रह जाए। जैसे एक जादूगर कभी अपना राज नहीं बताता, वैसे ही एक ताकतवर इंसान कभी अपनी अगली चाल नहीं बताता। आपका राज ही आपकी ढाल है, इसे टूटने मत देना। अगले भाग में हम जानेंगे नियम नंबर 3, हमेशा जरूरत से कम बोलें। क्यों खामोशी दुनिया का सबसे घातक हथियार है। इज्जत यानी रेपुटेशन, पावर का सबसे बड़ा आधार। सिर्फ एक अच्छी साख के दम पर आप बिना लड़े जीत सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आपकी इमेज खराब हो गई तो दुनिया आप पर हमला करने के लिए तैयार खड़ी है। अपनी एक ऐसी पहचान बनाएं जिसे कोई हिला ना सके, चाहे वो आपकी ईमानदारी हो, आपकी क्रूरता हो या आपकी बुद्धिमानी। अपनी साख को एक किले की तरह बनाएं और उस किले पर आंच ना आने दें।
गार्ड योर रेपुटेशन विथ योर लाइफ। दुनिया में एक ऐसी चीज है जो आपकी दौलत से ज्यादा कीमती है, आपके ज्ञान से ज्यादा ताकतवर है और आपकी जान से भी ज्यादा प्यारी होनी चाहिए। वो चीज है आपकी साख। सत्ता के खेल का चौथा नियम कहता है, अपनी साख की रक्षा अपनी जान की तरह करें। क्यों? क्योंकि साख ही वो आधार है जिस पर आपकी पूरी शक्ति टिकी होती है। एक अच्छी साख के दम पर आप बिना लड़े जीत सकते हैं, आप लोगों को डरा सकते हैं और आप दुनिया से अपना लोहा मनवा सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपकी साख पर कोई दाग लग गया तो आप पूरी दुनिया के लिए एक आसान शिकार बन जाते हैं। याद रखिए, आपकी छवि ही वो ढाल है जो आपके दुश्मनों को आपसे दूर रखती है। साख की ताकत, बिना लड़े जीत। मनोविज्ञान कहता है कि लोग आपको वैसे नहीं देखते जैसे आप हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसा वो सोचते हैं कि आप हैं। आपकी साख आपकी उपस्थिति से पहले ही कमरे में पहुंच जाती है। अगर आपकी साख एक ईमानदार इंसान की है तो लोग बंद आंखों से आप पर भरोसा करेंगे। अगर आपकी साख एक खतरनाक इंसान की है तो लोग आपसे उलझने से पहले 10 बार सोचेंगे। साख का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये आपकी आधी मेहनत कम कर देती है। जब आपकी साख मजबूत होती है तो आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी ब्रांड वैल्यू ही आपके लिए रास्ता बनाती है। लेकिन अगर आपकी इमेज एक कमजोर या अविश्वसनीय इंसान की है तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, लोग आप पर शक ही करेंगे। इतिहास की मिसाल, जुगेल यांग और खाली शहर की रणनीति। प्राचीन चीन के इतिहास में एक महान सेनापति और रणनीतिकार थे, जुगेल यांग। उनकी साख पूरे चीन में एक अजेय और मास्टरमाइंड रणनीतिकार की थी। लोग मानते थे कि वो कभी गलती नहीं करते और हमेशा दुश्मन से 10 कदम आगे रहते हैं। एक बार लियांग एक छोटे से शहर में अपनी एक छोटी सी टुकड़ी के साथ ठहरे हुए थे। तभी अचानक खबर आई कि दुश्मन की एक विशाल सेना, जिसमें हजारों सैनिक थे, उस शहर की तरफ बढ़ रही है। लियांग के पास ना तो सैनिक थे और ना ही लड़ने का कोई जरिया। कोई भी सामान्य इंसान होता तो डरकर भाग जाता, लेकिन लियांग को अपनी साख पर पूरा भरोसा था। उन्होंने एक अजीब चाल चली। उन्होंने शहर के मुख्य दरवाजों को पूरी तरह खुलवा दिया, खुद शहर की दीवार के ऊपर जाकर बैठ गए, शांति से एक वाद्य यंत्र बजाने लगे और मुस्कुराने लगे। दुश्मन सेना का जनरल सिमा ही जब शहर के पास पहुंचा तो वो ठिठक गया। उसने सोचा, लियांग जैसा बुद्धिमान आदमी शहर के दरवाजे खुले छोड़कर ऊपर बैठकर संगीत कैसे बजा सकता है? ये जरूर कोई बहुत बड़ा जाल है। लियांग कभी बिना तैयारी के कोई काम नहीं करता। लियांग की साख इतनी मजबूत थी कि दुश्मन सेना का जनरल बिना एक भी तीर चलाए अपनी विशाल सेना लेकर वापस लौट गया। सीख, लियांग ने उस दिन अपनी जान अपनी तलवार से नहीं बल्कि अपनी साख से बचाई। दुश्मन लियांग से नहीं बल्कि लियांग की छवि से डरकर भागा। साख का निर्माण, एक विशेष गुण चुनें। अपनी साख बनाने की शुरुआत कैसे करें? आपको हर चीज में माहिर होने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक विशेष गुण चुनना है जिसके लिए आप जाने जाना चाहते हैं। चाहे वो आपकी समय की पाबंदी हो, आपकी निडरता हो या आपकी बुद्धिमानी। अपनी साख को एक किले की तरह बनाएं और उस किले पर आंच ना आने दें। जैसे चाणक्य का नाम आते ही कूटनीति याद आती है, रतन टाटा का नाम आते ही नैतिकता याद आती है, स्टीव जॉब्स का नाम आते ही इनोवेशन याद आता है। एक बार जब आप एक गुण के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं तो वो गुण आपकी पहचान बन जाता है। फिर दुनिया आपके खिलाफ कोई भी चाल चलने से पहले उस पहचान से डरती है। साख पर हमला, दुश्मनों को कैसे मात दें? पावर का खेल सिर्फ अपनी साख बचाने का नहीं है, बल्कि अपने प्रतिद्वंदियों की साख को कमजोर करने का भी है। अगर आप किसी से मुकाबला कर रहे हैं तो सीधे लड़ने के बजाय उसकी साख पर वार करें। एक बार जब किसी इंसान की छवि खराब हो जाती है तो समाज उसे खुद ही नीचे गिरा देता है। लेकिन याद रखें, कभी भी सीधे और गंदे तरीके से किसी पर कीचड़ न उछालें। इससे आपकी अपनी इमेज ईर्ष्यालु इंसान की बन सकती है। इसके बजाय चतुराई से काम लें, छोटे छोटे संदेह पैदा करें, लोगों के मन में उनके प्रति शक का बीज बो दें। जब जनता की अदालत में उनकी साख गिरेगी तो आपकी जीत पक्की हो जाएगी। आज के दौर में साख की अहमियत। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। आज आपकी साख सिर्फ आपके मोहल्ले या ऑफिस तक सीमित नहीं है। आपका सोशल मीडिया, आपका लिंक्डइन और इंटरनेट पर आपकी उपस्थिति आपकी साख तय करती है। 1. सोशल मीडिया की साख। इंटरनेट कभी नहीं भूलता। एक गलत पोस्ट या एक गलत कमेंट आपकी बरसों की मेहनत को मिट्टी में मिला सकता है। इसलिए अपनी ऑनलाइन छवि को लेकर बहुत सतर्क रहें। 2. नेटवर्किंग। लोग उन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जिनका नाम विश्वसनीय है। अगर आप अपने वादों को पूरा नहीं करते तो आपकी साख गैर जिम्मेदार की बन जाएगी
और अच्छे मौके आपके हाथ से निकल जाएंगे। 3. संकट प्रबंधन। अगर कभी आपकी साख पर हमला हो तो तुरंत रक्षात्मक ना हो, अपनी गलतियों को सुधारें और अपनी साख को फिर से बनाने के लिए दुगना काम करें। सावधानी, साख की संवेदनशीलता। साख एक कांच के बर्तन की तरह होती है। इसे बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इसे टूटने में सिर्फ एक पल लगता है। आप 1000 अच्छे काम करें, लोग शायद याद ना रखें, लेकिन आप एक बड़ी गलती करें और दुनिया उसे कभी नहीं भूलेगी। इसलिए अपनी साख को लेकर कभी भी अति आत्मविश्वासी ना हो। हमेशा सतर्क रहें कि लोग आपके बारे में क्या धारणा बना रहे हैं। अगर आप शिखर पर हैं तो लोग आपकी साख को गिराने की कोशिश करेंगे ही। ये पावर गेम का हिस्सा है। जलन और साजिशें हमेशा सफल लोगों के पीछे चलती हैं। अपनी साख को एक ऐसे अभेद्य किले की तरह बनाएं जहां कोई भी अफवाह सेंध ना लगा सके। अंत में ये याद रखिए कि आपका नाम ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। पैसा आता जाता रहता है, पद छीने जा सकते हैं, लेकिन आपकी ये साख वो चीज है जो आपकी मौत के बाद भी जिंदा रहती है। अपनी साख को इतना बुलंद करें कि दुश्मन आपके नाम मात्र से कांपने लगें और दोस्त आपके नाम पर गर्व करें। अगर आप अपनी साख की रक्षा नहीं कर सकते तो आप सत्ता के इस खेल में कभी नहीं टिक पाएंगे। हर कदम फूंक फूंक कर रखें, हर शब्द सोच समझ कर बोलें और अपनी छवि को अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मानें, क्योंकि सत्ता का सबसे बड़ा नियम यही है, नाम है तो जहान है। अगर आप भी अपनी लाइफ में एक ऐसी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं जिसे दुनिया कभी ना भूल पाए, तो कमेंट्स में लिखें माय नेम इज माय पावर। अगले भाग में हम जानेंगे नियम नंबर 5, हमेशा आकर्षण का केंद्र बने। कैसे आप भीड़ में खुद को सबसे अलग और खास दिखा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आप किसी को बहस में हराकर उसका मन बदल सकते हैं? कभी नहीं। जब आप किसी से बहस करते हैं तो भले ही आप जीत जाएं, लेकिन सामने वाले के मन में आपके लिए नफरत पैदा हो जाती है। वो हारता है, लेकिन उसका ईगो घायल हो जाता है। असली पावर बहस करने में नहीं, बल्कि परिणाम दिखाने में है। शब्दों की कीमत कम है, प्रदर्शन की कीमत करोड़ों में है। चुपचाप अपना काम करें और सफलता को शोर मचाने दें। बहस से नहीं, काम से जीतें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी तरह सही थे, आपने घंटों बहस की, अपनी बात साबित करने के लिए चीखे चिल्लाए और अंत में आप जीत भी गए, लेकिन फिर भी आपको लगा कि सामने वाला आपसे नफरत करने लगा है? सत्ता के खेल का 5वां नियम एक कड़वी सच्चाई सिखाता है कि बहस में मिली जीत असल में एक हार है। जब आप किसी से बहस करते हैं तो आप शायद तर्क जीत जाएं, लेकिन आप उस इंसान का साथ और सद्भावना हमेशा के लिए खो देते हैं। असली पावर बहस करने में नहीं, बल्कि करके दिखाने में है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि शब्द खोखले होते हैं, जबकि आपके काम पत्थर की लकीर होते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी जुबान को बंद रखकर भी दुनिया के सबसे बड़े विजेता बन सकते हैं। बहस का मनोविज्ञान, एक आत्मघाती कदम। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी को गलत साबित करते हैं तो आप सीधे उसके अहंकार पर वार करते हैं। भले ही आपके तथ्य सही हों, लेकिन सामने वाला इंसान उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपनी हार स्वीकार करने में शर्मिंदगी महसूस होती है। बहस करने के 2 ही नतीजे निकलते हैं, या तो आप हार जाते हैं या आप जीत जाते हैं, लेकिन सामने वाले के मन में अपने लिए नफरत और बदला लेने की भावना पैदा कर देते हैं। सत्ता की दुनिया में किसी को अपना दुश्मन बनाना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, खासकर सिर्फ एक छोटी सी बहस जीतने के लिए। जो लोग वास्तव में शक्तिशाली होते हैं वे अपनी ऊर्जा शब्दों पर बर्बाद नहीं करते। वे जानते हैं कि प्रमाण बहस से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। इतिहास की मिसाल माइकल एंजेलो और डेविड की नाक। 16वीं सदी के इटली की एक मशहूर कहानी है। महान कलाकार माइकल एंजेलो अपनी सबसे अद्भुत मूर्ति डेविड बना रहे थे। जब मूर्ति लगभग तैयार थी तब फ्लोरेंस के एक रसूखदार मेयर पिएरो सोडेरिनी उसे देखने आए। सोडेरिनी खुद को कला का बहुत बड़ा पारखी समझते थे। उन्होंने मूर्ति को देखा और बोले, माइकल एंजेलो, ये मूर्ति अद्भुत है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी नाक थोड़ी ज्यादा बड़ी है। माइकल एंजेलो जानते थे कि नाक बिल्कुल सही थी। मेयर सिर्फ अपनी धाक जमाने के लिए ये बात कह रहे थे। अब एंजेलो के पास 2 रास्ते थे। पहला, वो मेयर से बहस करते, उन्हें एनाटॉमी और कला के नियम समझाते और शायद मेयर को नाराज कर देते। दूसरा, वो इस नियम का पालन करते, बहस नहीं, काम। माइकल एंजेलो ने चुपचाप अपनी छेनी उठाई और अपने हाथ में थोड़ा सा संगमरमर का बुरादा छिपा लिया। वो मूर्ति के ऊपर चढ़े और मेयर को ऐसा दिखाया जैसे वो नाक को तराश रहे हों। असल में उन्होंने नाक को छुआ तक नहीं, बस हाथ में छिपाया हुआ बुरादा नीचे गिराने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, अब देखिए महाराज, अब कैसी है? मेयर ने गौर से देखा और खुशी से चिल्लाए, अब ये बिल्कुल सही है, तुमने इसे जीवंत बना दिया।
सीख। माइकल एंजेलो ने बहस नहीं की। उन्होंने मेयर को यह महसूस होने दिया कि वो सही हैं, जबकि असल में एंजेलो ने वही किया जो वो चाहते थे। उन्होंने मेयर का ईगो भी बचा लिया और अपनी कला को भी सुरक्षित रखा। शब्दों की कमजोरी बनाम कार्यों की ताकत। जब आप बोलते हैं तो आप लोगों को सोचने का मौका देते हैं। लोग आपके शब्दों का विश्लेषण करते हैं, उनमें कमियां निकालते हैं और आपके खिलाफ तर्क ढूंढते हैं। शब्द हमेशा विवाद पैदा करते हैं, लेकिन जब आप काम करते हैं तो लोगों के पास देखने के अलावा कोई चारा नहीं होता। काम एक ठोस सच्चाई है। अगर आप कहते हैं कि आप एक महान लीडर हैं तो लोग शक करेंगे, लेकिन अगर आप एक गिरती हुई कंपनी को मुनाफे में लाकर खड़ा कर देते हैं तो किसी को बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्य निशब्द होते हैं, लेकिन उनकी गूंज मीलों दूर तक सुनाई देती है। कॉर्पोरेट और पर्सनल लाइफ में इसका इस्तेमाल। ऑफिस पॉलिटिक्स। अगर आपका बॉस कोई गलत निर्णय ले रहा है तो मीटिंग में सबके सामने उन्हें गलत साबित न करें। इसके बजाय एक छोटा पायलट प्रोजेक्ट या डेटा तैयार करें जो बिना कुछ कहे आपकी बात साबित कर दे। जब नतीजे सामने आएंगे तो बॉस खुद आपकी बात मान लेंगे। रिश्तों में अक्सर हम पार्टनर या दोस्तों के साथ इस बात पर बहस करते हैं कि हम उनकी कितनी परवाह करते हैं। शब्दों के बजाय छोटे छोटे कार्यों से अपनी परवाह दिखाएं। वो असर जो एक छोटा सा सरप्राइज या मदद छोड़ेगी, वो 1000 शब्द भी नहीं छोड़ पाएंगे। बिजनेस। अपने प्रोडक्ट की तारीफ करने में विज्ञापन के पैसे ना जलाएं। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बोलने दें। जब ग्राहक का अनुभव शानदार होगा तो वही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। जीत का असली तरीका दिखावा नहीं, प्रदर्शन। सत्ता के खेल में एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, डेमोन्स्ट्रेशन। जब आप किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं तो उसे एक दृश्य दें, उसे वो अनुभव कराएं जो आप कहना चाहते हैं। इतिहास के महान रणनीतिकार हमेशा अपने दुश्मनों को अपनी ताकत के बारे में बताते नहीं थे, बल्कि एक ऐसी सैन्य परेड या छोटा सा हमला करते थे जिससे दुश्मन का हौसला खुद ब खुद टूट जाए। याद रखिए, बहस करना कमजोरों का काम है। जो लोग अपने आप पर और अपनी काबिलियत पर यकीन रखते हैं वो खामोश रहकर सिर्फ अपना परिणाम सामने रख देते हैं। सावधानी। कब बोलना जरूरी है? क्या इसका मतलब यह है कि आपको कभी बोलना ही नहीं चाहिए? नहीं। जब आप ऐसी स्थिति में हो जहां आपको भ्रम पैदा करना हो, तब बोलना जरूरी है। कभी कभी अपने इरादे छिपाने के लिए नियम नंबर 2, बहुत सारी बातें करना फायदेमंद होता है। लेकिन जब बात अपनी श्रेष्ठता साबित करने की हो तो हमेशा शब्दों पर लगाम लगाएं और अपने काम को कमान संभालने दें। अंत में ये बात हमेशा याद रखें, लोग आपके कहे हुए को भूल सकते हैं, लेकिन आपके किए हुए को कभी नहीं भूलेंगे। बहस में जीतना एक खोखली जीत है। यह आपके अहंकार को तृप्त कर सकती है, लेकिन आपकी शक्ति को बढ़ाती नहीं है। असली शक्तिशाली इंसान वो है जो शांति से अपनी चाल चलता है, अपने काम को अंजाम देता है, और जब दुनिया उस पर सवाल उठाती है तो वो बस मुस्कुराकर अपना नतीजा सामने रख देता है। अगली बार जब आपको लगे कि आप किसी बहस में उलझने वाले हैं तो रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मुझे तर्क जीतना है या मुझे पावर हासिल करनी है? अगर आप पावर चाहते हैं तो खामोश हो जाइए और काम पर लग जाइए। आपकी सफलता की गूंज उन सभी तर्कों को चुप करा देगी जो आज आपके खिलाफ खड़े हैं। अगर आपको ये लॉ समझ आया है तो कमेंट्स में टाइप करें, एक्शन ओवर आर्ग्यूमेंट। अगले भाग में हम जानेंगे नियम नंबर 6, हर कीमत पर आकर्षण का केंद्र बने। क्यों बदनाम होना गुमनाम होने से बेहतर है? जो चीज आसानी से उपलब्ध होती है उसकी कोई कदर नहीं करता। अगर आप हर किसी के लिए हर वक्त मौजूद रहेंगे तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अर्थशास्त्र का नियम है, सप्लाई जितनी कम होगी डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी। कभी कभी गायब होना सीखें। जब आप लोगों की जिंदगी से थोड़ा पीछे हटते हैं तो उन्हें आपकी कमी खलती है। अपनी मौजूदगी को एक इनाम बनाएं, न कि कोई फ्री की सर्विस। लॉ ऑफ स्कैर्सिटी, अपनी कमी महसूस कराएं। सोचिए, हवा हमारे लिए सबसे जरूरी है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। लेकिन क्या हम कभी हवा को शुक्रिया कहते हैं? नहीं। वहीं दूसरी ओर एक हीरा जिसका हमारी जिंदगी में कोई खास उपयोग नहीं है, उसकी कीमत करोड़ों में होती है। क्यों? जवाब है स्कैर्सिटी, यानी दुर्लभता। जो चीज जितनी ज्यादा उपलब्ध होती है उसकी उतनी ही कम कद्र होती है। सत्ता का छठा और सबसे गहरा नियम कहता है, अपनी उपस्थिति से सम्मान बढ़ाएं, लेकिन अपनी अनुपस्थिति से आदर और प्रतिष्ठा बढ़ाएं। अगर आप हर किसी के लिए हर वक्त मौजूद रहेंगे तो आप एक साधारण इंसान बन जाएंगे। लोग आपको ग्रांटेड लेने लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें, आपकी बात को वजन दें, तो आपको ये सीखना होगा कि कब गायब होना है। आज हम जानेंगे कि कैसे अपनी कमी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जाता है। दुर्लभता का अर्थशास्त्र, आपूर्ति और मांग। अर्थशास्त्र का एक सीधा नियम है, सप्लाई और डिमांड। जब किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है तो उसकी कीमत गिर जाती है। जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा
तो उसकी कीमत आसमान छूने लगती है। यही नियम इंसानी रिश्तों और सत्ता पर भी लागू होता है। शुरुआत में अपनी जगह बनाने के लिए आपका मौजूद होना जरूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि आप कौन हैं और आपकी काबिलियत क्या है। लेकिन एक बार जब आप अपना प्रभाव जमा लेते हैं तो बहुत ज्यादा मौजूद रहना आपकी चमक को कम कर देता है। आप जितना ज्यादा दिखेंगे और जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ही साधारण लगेंगे। लेकिन जब आप एक चमकते हुए सितारे की तरह अचानक गायब होते हैं तो लोग आपके बारे में बातें करना शुरू करते हैं। आपकी गैर मौजूदगी लोगों के मन में आपके लिए और ज्यादा जगह बना देती है। इतिहास की मिसाल, डियोसीस और मीड्स का साम्राज्य। हजारों साल पहले प्राचीन ईरान में मीड्स नाम की एक जाति रहती थी। वहां कोई कानून नहीं था, हर तरफ अराजकता थी। वहीं एक इंसान था, डियोसीस। वो अपनी ईमानदारी और निष्पक्ष न्याय के लिए जाना जाता था। लोग दूर दूर से उसके पास अपने झगड़े सुलझाने आने लगे। डियोसीस ने देखा कि वो बहुत लोकप्रिय हो गया है, लेकिन उसने एक चालाक चाल चली। उसने अचानक घोषणा कर दी कि वो अब न्याय नहीं करेगा। उसने कहा, मुझे अपने भी काम हैं, मैं अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के झगड़े सुलझाने में बर्बाद नहीं कर सकता। और वो अपने घर में छिप गया। जैसे ही डियोसीस गायब हुआ, चारों तरफ हाहाकार मच गया। अपराध बढ़ गए, अराजकता फैल गई। लोग उसे याद करने लगे। उसकी गैर मौजूदगी ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि वो उनके लिए कितना जरूरी था। मीड्स के लोगों ने एक सभा बुलाई और तय किया कि बिना डियोसीस के वो नहीं जी सकते। वे उसके पास गए और गिड़गिड़ाकर उसे अपना राजा बनने का न्योता दिया। डियोसीस ने शर्त रखी कि वो राजा बनेगा, लेकिन वो एक महल में रहेगा और किसी से सीधे नहीं मिलेगा। सीख, डियोसीस ने अपनी गैर मौजूदगी से खुद को एक साधारण इंसान से भगवान जैसा बना लिया। उसने लोगों को अपनी कमी महसूस कराई और बदले में उसे एक साम्राज्य मिला। मनोविज्ञान, हम उसे ही चाहते हैं जिसे हम खो सकते हैं। इंसानी दिमाग एक अजीब तरीके से काम करता है। हम उस चीज की कद्र नहीं करते जो हमारे पास है। हम उसके पीछे भागते हैं जो हमसे दूर जा रही है। जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपके लिए प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। लोगों को पता होता है कि आप क्या कहेंगे और आप कैसे रिएक्ट करेंगे। ये बोरियत पैदा करता है। लेकिन जब आप गायब हो जाते हैं तो आप एक रहस्य बन जाते हैं। लोग सोचने लगते हैं, वो कहाँ गया, वो क्या कर रहा होगा, क्या उसे मेरी जरूरत नहीं है। ये अनिश्चितता लोगों के मन में डर और आकर्षण दोनों पैदा करती है। वे आपकी वापसी का इंतजार करते हैं और जब आप वापस आते हैं तो आपकी वैल्यू पहले से कहीं ज्यादा होती है। आज के दौर में इसका इस्तेमाल रिश्तों में, क्या आप अपने पार्टनर या दोस्तों को दिन में 100 मैसेज करते हैं? क्या आप उनके एक बार बुलाने पर भागकर चले जाते हैं? अगर हां, तो आप अपनी वैल्यू खो रहे हैं। थोड़ा स्पेस देना सीखें। जब आप हर वक्त उपलब्ध नहीं होते तो सामने वाले को आपकी याद आती है। अपनी दुनिया को इतना बड़ा बनाएं कि लोगों को उसमें शामिल होने के लिए इंतजार करना पड़े। करियर और ऑफिस, हर मीटिंग में हाथ उठाना या हर फालतू गपशप का हिस्सा बनना बंद करें। जब आप कम बोलते हैं और कभी-कभी ही अपनी राय देते हैं तो लोग आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। अपनी स्किल को इतना दुर्लभ बनाएं कि कंपनी को यह डर लगे कि अगर आपने छोड़ दिया तो उनका क्या होगा। सोशल मीडिया, हर दिन 10 पोस्ट डालने वाले लोगों को लोग इग्नोर करने लगते हैं, लेकिन जो हफ्तों गायब रहता है और फिर एक धमाका करता है, उसकी रीच और इम्पैक्ट ज्यादा होता है। अपनी लाइफ को पब्लिक नहीं, प्रीमियम बनाएं। कब गायब होना है, यह नियम एक चेतावनी के साथ आता है। आपको गायब तब होना है जब आपकी वैल्यू शिखर पर हो। अगर आप अपनी पहचान बनाने से पहले ही गायब हो गए तो लोग आपको भूल जाएंगे। याद रखिए, शुरुआत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जब आप प्रसिद्ध हो जाएं, तब थोड़ा पीछे हटें। जैसे सूरज शाम को ढल जाता है तभी लोग सुबह उसके निकलने का इंतजार करते हैं। अगर सूरज 24 घंटे आसमान में रहे तो लोग गर्मी से परेशान होकर उसे कोसने लगेंगे। सत्ता के इस खेल में उपलब्धता एक कमजोरी है और दुर्लभता एक हथियार। दुनिया को अपनी इतनी आदत न डलवाएं कि वो आपको कचरा समझने लगे। अपनी उपस्थिति को एक पुरस्कार बनाएं। लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि आपके साथ बिताया गया 1 मिनट भी उनके लिए सौभाग्य की बात है। जब आप अपनी कमी महसूस कराना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, आप एक ब्रांड बन जाते हैं। याद रखिए, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसका कोई इतिहास नहीं होता। इतिहास उन्हीं का होता है जो अनमोल होते हैं, और अनमोल वही है जो दुर्लभ है। अगर आप आज से अपनी स्केर्सिटी बनाना शुरू करने वाले हैं तो कमेंट्स में लिखें, आई एम रेयर। अगले भाग में हम जानेंगे नियम नंबर 7, कैसे आप लोगों के मन की गहराई जान सकते हैं। अपने दुश्मन को करीब रखें, लेकिन अपने दोस्तों पर नजर रखें। शक्तिशाली लोग दूसरों के बारे में जानकारी जुटाते हैं बिना उन्हें बताए।
जब आप लोगों से मिलते हैं तो उनसे सवाल पूछें और उन्हें बोलने दें। लोग अपनी भावनाओं में बहकर अपने राज खोल देते हैं। जासूसी का मतलब गलत नहीं है, इसका मतलब है इन्फॉर्मेशन। और आज की दुनिया में इन्फॉर्मेशन इज पावर। शक्ति की इस दुनिया में सूचना ही सबसे बड़ी मुद्रा है। अगर आपको ये पता है कि आपका दुश्मन क्या सोच रहा है, उसकी कमजोरी क्या है और उसका अगला कदम क्या होगा, तो आप युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत चुके हैं। लेकिन समस्या यह है कि कोई भी इंसान अपने राज आसानी से नहीं खोलता। लोग अपने इरादों को ताले में बंद रखते हैं। तो फिर आप उनके मन की गहराई कैसे नापेंगे? सत्ता का 7वां नियम आपको एक अचूक हथियार देता है। दोस्त का मुखौटा पहने और जासूस की तरह काम करें। ये नियम आपको धोखेबाज बनना नहीं सिखाता, बल्कि ये आपको रणनीतिक रूप से जागरूक बनना सिखाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप लोगों के साथ घुल मिलकर उनके उन राजों को जान सकते हैं जिन्हें वो दुनिया से छिपा कर रखते हैं। इतिहास गवाह है, वही साम्राज्य गिरे हैं जिन्हें अपने अंदर के गद्दारों या अपने पड़ोसियों के इरादों की खबर नहीं थी। पावर गेम में अज्ञानता मौत की सजा के बराबर है। जब आप किसी से सीधे सवाल पूछते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, वो सतर्क हो जाता है और झूठ बोलने लगता है। लेकिन जब आप एक दोस्त की तरह बात करते हैं, जब आप उनके साथ हंसते हैं और उन्हें सुरक्षित महसूस कराते हैं, तो उनका गार्ड नीचे गिर जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान स्वभाव से सामाजिक प्राणी है और वो अपने बारे में बात करना पसंद करता है। बस आपको उसे वो कंफर्ट जोन देना है जहां वो खुद ही सब कुछ उगल दे। इतिहास की मिसाल, मॉरिस डी टैलेरॉन्ड। फ्रांस के महान कूटनीतिज्ञ मॉरिस डी टैलेरॉन्ड इस नियम के सबसे बड़े उस्ताद थे। टैलेरॉन्ड ने कई राजाओं और सरकारों के पतन को देखा, लेकिन वो खुद हमेशा सत्ता के करीब रहे। कैसे? टैलेरॉन्ड की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो एक शानदार श्रोता थे। वो बड़ी बड़ी पार्टियां देते थे जहां शराब और संगीत का माहौल होता था। वहां वो मेहमानों के साथ ऐसे घुल मिल जाते थे जैसे उनके सबसे पुराने दोस्त हों। वो एक खास तकनीक का इस्तेमाल करते थे जिसे कन्फेशन तकनीक कहा जाता है। वो किसी विदेशी राजदूत के साथ बैठकर बड़ी सहजता से अपनी कोई फर्जी कमजोरी या कोई राज साझा करते थे। जब सामने वाला देखता कि टैलेरॉन्ड उस पर इतना भरोसा कर रहे हैं, तो वो भी भावनाओं में बहकर अपने देश की गुप्त रणनीतियां टैलेरॉन्ड को बता देता था। टैलेरॉन्ड कभी सवाल नहीं पूछते थे, वो सिर्फ उकसाते थे। लोग अपनी महानता साबित करने के चक्कर में अपने राज खोल देते थे और टैलेरॉन्ड चुपचाप उन सूचनाओं का इस्तेमाल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए करते थे। सीख, एक जासूस कभी जासूस जैसा नहीं दिखता। वो एक आम दोस्त, एक हमदर्द या एक साधारण सहकर्मी की तरह आपके बगल में बैठा होता है। रणनीति, जासूसी करने के मनोवैज्ञानिक तरीके। आप बिना किसी जासूसी गैजेट के भी लोगों की सच्चाई जान सकते हैं। बस आपको इन 3 तकनीकों का इस्तेमाल करना है। 1. झूठी स्वीकारोक्ति। जैसा कि टैलेरॉन्ड ने किया, किसी को अपना राज बताने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उन्हें अपना एक छोटा लेकिन फर्जी राज बताएं। जब आप दर्शक होने का नाटक करते हैं तो सामने वाला भी दर्शक होने का दबाव महसूस करता है। 2. अप्रत्यक्ष प्रश्न। कभी न पूछें तुम्हारे बिजनेस का प्लान क्या है, इसके बजाय पूछें यार आजकल मार्केट की जो हालत है उसमें सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो गया है ना, तुम कैसे मैनेज कर रहे हो। इस तरह के सवाल से सामने वाला अपनी रणनीतियों और मुश्किलों के बारे में बात करने लगेगा। 3. मौन और ठहराव। बातचीत के दौरान जब सामने वाला अपनी बात खत्म करे तो तुरंत जवाब न दें, बस उसकी आंखों में देखते हुए थोड़ा मुस्कुराएं और खामोश रहें। ये खामोशी सामने वाले को असहज कर देगी। उस खालीपन को भरने के लिए वो और ज्यादा बोलेगा और अक्सर ज्यादा बोलने में ही लोग सच बोल जाते हैं। सामाजिक परिवेश में इसका इस्तेमाल, ऑफिस में अपने प्रतिद्वंदी से नफरत न करें, उनसे दोस्ती करें। उनके साथ लंच पर जाएं। जब वो रिलैक्स होंगे तो वो अपनी उन शिकायतों और योजनाओं के बारे में बताएंगे जो शायद आपके करियर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। बिजनेस डील्स में डील फाइनल करने से पहले सामने वाली पार्टी के साथ एक कैजुअल डिनर करें। शराब और हंसी मजाक के बीच वो अपनी अंतिम सीमा बता देंगे जो वो फॉर्मल मीटिंग में कभी नहीं बताते। दुश्मनों को जानने के लिए, अगर कोई आपके खिलाफ साजिश रच रहा है तो उससे दूरी बनाने के बजाय उसके और करीब आ जाएं। जब आप करीब होते हैं तो आप उनकी हर हरकत को देख सकते हैं। सावधानी, जासूसी की नैतिकता और खतरा। यह नियम बहुत खतरनाक भी हो सकता है। अगर किसी को जरा सा भी शक हो गया कि आप जानकारी जुटा रहे हैं तो आपका ट्रस्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ओवर एक्टिंग ना करें। अगर आप अचानक बहुत ज्यादा दोस्ताना व्यवहार करने लगेंगे तो लोग चौकन्ने हो जाएंगे। इसे धीरे धीरे और स्वाभाविक तरीके से करें। खुद के राज न खोलें। जासूसी करते वक्त ध्यान रखें कि आप सिर्फ ले रहे हो, दे नहीं रहे हो। अपनी असली कमजोरियां कभी किसी को न बताएं। दूसरों की जानकारी का गलत इस्तेमाल।
जानकारी का इस्तेमाल अपनी रक्षा और उन्नति के लिए करें, ना कि किसी को बिना वजह बर्बाद करने के लिए। पावर का गलत इस्तेमाल आपको जल्दी नीचे भी गिरा सकता है। सत्ता के इस महासागर में जो ऊपर दिखता है वो सच नहीं होता। असली लहरें गहराई में चलती हैं। एक शक्तिशाली इंसान वो है जो शांति से सबकी सुनता है, सबकी हरकतों को नोटिस करता है, लेकिन अपनी जुबान को काबू में रखता है। याद रखिए, जो जानता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो जानता नहीं। दोस्त बनकर आप लोगों के दिलों के दरवाजे खोलते हैं और एक जासूस बनकर आप उन दरवाजों के पीछे छिपे सच को देखते हैं। अगर आप इस कला में माहिर हो गए तो आपको कोई कभी धोखा नहीं दे पाएगा। अगर आपको लगता है कि जानकारी ही असली पावर है तो कमेंट्स में लिखें आई ऑब्जर्व एवरीथिंग। यहाँ हमारे 7 साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ पावर का सफर समाप्त होता है। लेकिन याद रखिए, ये नियम सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू होगा जब आप इन्हें अपनी जिंदगी में उतारेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन नियमों पर एक पूरी वेब सीरीज या ई बुक बनाऊं तो हमें जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप पावर का कोई भी सबक मिस ना करें। ये 7 नियम सुनने में शायद थोड़े क्रूर लगें, लेकिन दुनिया इसी तरह चलती है। आप चाहें तो इन्हें दूसरों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करें या खुद को कंट्रोल होने से बचाने के लिए। याद रखिए, पावर गेम में कोई भी न्यूट्रल नहीं होता। या तो आप खिलाड़ी हैं या आप मोहरे हैं। अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में लिखें आई एम पावरफुल और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपको वो सिखाते हैं जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। मिलते हैं अगले मास्टर क्लास में।